मेरे मित्र पेड्रो सांचेज जी के उनकी पहली भारत की यात्रा है। भारत और स्पेन के बीच कल्चरल कनेक्ट का अपना महत्व है। मुझे बहुत खुशी है कि भारत में दीपावली के त्योहार के समय मुझे आपका स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। आपकी इस यात्रा से हमारे संबंधों में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है। हम भारत और स्पेन की पार्टनरशिप को नई दिशा दे रहे हैं। हम C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। ये फैक्ट्री भारत स्पेन संबंधों को मजबूती देने के साथ ही मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस मिशन को भी सशक्त करने वाली है। Prime Minister Modi, this is also the triumph of your vision to turn India into an industrial powerhouse and a magnet for investment and business-to-business collaboration. किसी भी पॉसिबिलिटी को प्रॉस्पेरिटी में बदलने के लिए राइट प्लान और राइट पार्टनरशिप जरूरी है। भारत का डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प राइट प्लान और राइट पार्टनरशिप का उदाहरण है। हमारी साझेदारी सदियों पुरानी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसी वैल्यूज में साझा विश्वास हम दोनों को जोड़ता है। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी वार्ता हमारी साझेदारी को और अधिक डायनेमिक और बहुमुखी बनाने में योगदान देगी। दोस्तों, आपने इंडिया का एक कॉन्सेप्ट सुना होगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से पावर में आए हैं उन्होंने इस चीज़ पे फोकस किया है और वो ये है कि मेक इन इंडिया इज टू मेक फॉर द वर्ल्ड। ये है भारत का नया स्लोगन, मेक फॉर द वर्ल्ड। चेक एट द कॉन्फिडेंस द इंडियन गवर्नमेंट एंजॉयज इन दिस स्लोगन। मैं तो इसको ऐसे कॉन्फिडेंस जब देखता हूँ ना, ठीक है, कि अब इंडिया ने जो काम करना शुरू किया कि हमने असल में देखें, इंडिया स्टार्टेड कि जी हमें मेक इन इंडिया तो है ही है, बट वी आर मेकिंग फॉर द वर्ल्ड। और इंडिया सारे का सारा किस पे बैंक कर रहा है? ऑन इंडियाज यूथ। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव क्या है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जिसे कहते हैं, जिससे मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया की कहाँ पे कहाँ जा रही है, बिकॉज दे हैव टेकन एन इनिशिएटिव। नरेंद्र मोदी ने बेसिकली इसके ऊपर काम करना शुरू किया और उसने एक स्पीच की, उन्होंने कहा जी कम मेक इन इंडिया, और ये था टू रिवाइव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आज जर्मन्स, अमेरिकन्स, फ्रेंच, सारे के सारे इजरायली इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिकॉज अभी फॉर एग्जांपल मेक फॉर द Indian Prime Minister Narendra Modi and his Spanish counterpart Pedro Sanchez inaugurated India's first private military aircraft plant, Tata Aircraft Complex. Congratulations India. ये एक बहुत बड़ी खबर है। ये देखिए, आप देख रहे हैं, ये यहाँ जो दोनों के बीच बातचीत हुई वो भी आपको बताएंगे। ये लॉन्च हुआ है और इंडिया इस वक्त किन ऊंचाइयों पर है। एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स लॉन्च के साथ साथ एक रोड शो भी हुआ है। एग्जैक्टली, Sanchez was welcomed to the country India with a roadshow in Gujarat state's Vadodara city, where hundreds of people cheered and waved banners. यानी ये कि स्पेन के प्रेसिडेंट को जो वेलकम किया गया है वहां पर रोड शो के जरिए वेलकम किया गया। आपने देखा है कि किसी कंट्री में जब लीडर्स आए तो उनको रोड शो के थ्रू
वेलकम किया जाए। ये इंडिया में ही होता है। और ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं क्या जबरदस्त किस्म का उनका इस्तकबाल किया गया, उनको कैसे वेलकम किया गया है। मैंने अभी दिखाई सी बहुत सारी पिक्चर्स जो है वायरल हो रही हैं। हमने देखा कि जब फ्रांस के लीडर भी इंडिया जाते हैं तो उनका भी रोड शो के थ्रू ही वेलकम किया जाता है। और रोड शो में फिर हम देखते हैं कि वो मोदी साहब के साथ खड़े होकर, मैक्रोन साहब, और वो हाथ हिला रहे होते हैं सबको, और रोड के दोनों तरफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल इंडियंस खड़े होते हैं, उनको वेलकम कर रहे होते हैं। दिस इज अनबिलीवेबल। ये जो एक उनका स्टाइल है और एक जो करिश्मा है, ये लीडर्स को, बाहर से आने वालों को इस तरीके से वेलकम करना, और ये एक चीज ये दिखाता है, ये इंडिकेशन है कि कितना प्रॉस्पेरस कंट्री है, कितना सेफ, पीसफुल और एनवायरनमेंट है कि बड़े से बड़ा लीडर आकर वो सड़कों पर उसका रोड शो हो रहा होता है। कि स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर जो है वो भारत का विजिट कर रहे हैं और स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर जो है उनके साथ पीएम मोदी के साथ जो है वो तकरीबन 4,900 करोड़ इंडियन रुपीस के प्रोजेक्ट्स जो हैं उसके ऊपर भी काम शुरू करेंगे, जो कि डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं। और ये यकीनन एक बहुत बड़ा स्टेप होगा भारत के लिए। और इस किस्म की चीजें जो हैं वो अक्सर हमने देखा कि पीएम मोदी जो है वो किया करते हैं, और वहां से डिफरेंट कंट्रीज के जो लोग आते हैं, जो विजिट करते हैं भारत में, वो अक्सर वहां पर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट की, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट की बात की जाती है और उसके बाद काम किया भी जाता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमओयू साइन हो गया और उसके बाद नहीं हुआ। मैं फिर वही कहूंगी कि पाकिस्तान को भी इस तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान जो है वहां पे ऐसा नहीं है कि हमारे पास लोग नहीं है या हमारे पास काम करने वाले माइंड्स नहीं है या हमारे पास ऐसे लोग नहीं है जो बेहतर एडवाइस कर सकें, बेहतर काम कर सकें। बात सारी सिर्फ इतनी है, हमारी डायरेक्शन सही होने की बात है। और अगर हमारी डायरेक्शन सही हो गई तो डेफिनेटली पाकिस्तान में लोग जो हैं वो 20 किस्म के प्रोजेक्ट्स लेकर आया करेंगे, अगर हमने अपनी इकोनॉमी पे सीरियसली काम शुरू किया। लेकिन हम जब तक कश्मीर कश्मीर वाले जो हमने एक मचा रखा है उसमें से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। कल का दिन जो है, कल भी हमने पूरा दिन जो है एक तरह से ब्लैक डे मनाया गया कश्मीर को लेकर। और फिर हम अगर किसी को फोन कॉल करते थे, व्हाट्सएप नहीं, अगर आप डायरेक्ट कॉल किसी को भी करते थे तो उस पे जो मोबाइल से अगर हम फोन कर रहे हैं या इवन अगर लैंडलाइन से कॉल कर रहे हैं तो उस पे बेल होने के बजाय हमें एक ऑडियो मैसेज जो था वो सुनना शुरू हो जाते थे या वो चलना शुरू हो जाता था, वहां से प्ले हो जाता था। जो भी सर्विस प्रोवाइडर थे, जो भी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर थे, उन सबको शायद ये ऑर्डर गया होगा कि जी जब भी आपके यहाँ कोई फोन करे या फोन आप किसी किस्म की कोई बात करने की किसी से कोशिश करे या कॉल करे तो उस पे जो है नॉर्मल जो यूजुअली जो बेल होती है वो ना हुआ करे, उसके बजाय रूटीन में जो रिंग है उसके बजाय एक मैसेज चलना शुरू हो जाता था जिसमें कोई साहब थे वो अपनी आवाज में कहते थे जी भारत जो है वो कश्मीर पे बड़ा जुल्म कर रहा है, 77 ईयर्स हो गए हैं भारत को कश्मीर पे कब्जा किए हुए, और इसी किस्म की कई चीजें कही गई। लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ा सा यहाँ पर सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा पाकिस्तान को कि जी 77 ईयर्स आपने भी जो है वो कश्मीर कश्मीर कर लिया, अब थोड़ा सा आगे बढ़े और उनको उनके हाल पे छोड़ दें। कश्मीर के लोग जो हैं वो अपना फैसला खुद कर लेंगे, वो खुद सोच लेंगे उन्हें क्या करना है, कैसे रहना है, किसके साथ रहना है। इसके बजाय पाकिस्तान अगर अपने ऊपर फोकस करे, हमने अपना हाल क्या कर लिया है, हमने ये कश्मीर कश्मीर करके अपना बुरा हाल कर लिया है। और हमारी इकोनॉमी हो चाहे हमारे लोग हो जो अब बाहर दूसरी कंट्रीज में भीख मांगने तक जाने शुरू हो गए हैं, अपनी कंट्री में तो खैर भीख मांग ही रहे हैं लेकिन बाहर तक जाना शुरू हो गए। और ये सब देखकर डेफिनेटली वो लोग जो पाकिस्तानी सिटीजन हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, उनको अच्छा नहीं लगता। जो हम लोग बात करते हैं, बार बार कहते हैं, जिसपे हमें कहा जाता है जी हम तो बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं कंट्री को, हम तो बड़ी बातें करते हैं। पहली बात, हम कंट्री को क्रिटिसाइज नहीं करते, हम कंट्री में जो चला रहे हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हम उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं और उनके ऊपर क्रिटिसिज्म होनी भी चाहिए। इसलिए कि यही लोग हैं जो गलत पॉलिसीज बनाते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान का आज ये हाल है। अगर पाकिस्तान ने अपना फोकस जो है इकोनॉमी पे रखा हो तब इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी भी आपकी तभी हो पाएगी जब आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी। और अगर आपकी इकोनॉमी ही जो है वो इस जगह पर है कि कभी आप आईएमएफ से पैसा मांग रहे हैं,
कभी आप वर्ल्ड बैंक के सामने खड़े हैं, कभी आप सऊदी अरब जा रहे हैं या कभी किसी और कंट्री से कह रहे हैं, तो फिर यही हाल होगा। कई लोगों ने कहा कि जी ब्रिक्स के अंदर भारत ने पाकिस्तान को नहीं आने दिया, ब्रिक्स के अंदर जो है वो टर्की को भी भारत ने नहीं आने दिया, ये इस किस्म के एलिगेशंस भी लगाए जा रहे हैं और बात की जा रही है कि जी दोनों कंट्रीज जो है वो एक दूसरे के साथ क्योंकि बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं, बहुत ज्यादा साथ देते दिखाई देते हैं, यानी कि टर्की जो है या तुर्किया कह लीजिए, वो पाकिस्तान का बहुत साथ देते हैं, हर जगह पे पाकिस्तान के लिए बात करते हैं और शायद उन्होंने कुछ टाइम पहले जो है कश्मीर के लिए भी बात की थी। इस वजह से भारत ने जो है वो टर्की को एक तरह से एंटर नहीं होने दिया ब्रिक्स में। पाकिस्तान के लिए भी यही बात की जा रही है कि पाकिस्तान के फुल चांसेस थे, जी हाँ बिल्कुल, हम तो अंदर जाने ही वाले थे ब्रिक्स में, लेकिन हुआ ये कि भारत ने हमें रोक दिया। अब इस किस्म की बातें जो हैं वो हम कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हमें ट्रेड भी करनी है, भारत के साथ हमें टर्म्स बेहतर करने, भारत के साथ हमें वीजा पॉलिसी जो है वो बेहतर करनी है, लेकिन एक तरफ हम भारत के ऊपर इस किस्म की बातें भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, चले मैंने मान लिया, मैं मान लेती हूँ भारत क्योंकि हमें हर जगह से रोकता है, भारत हमें हर जगह जो है नहीं आने देता है किसी भी जगह, तो उसने ब्रिक्स में भी हमें रोक दिया, अगर उसका बस चलता तो हो सकता है वो हमें एससीओ से भी बाहर निकाल देता। मान लिया, जो लोग ये बात कर रहे हैं मैं उनकी बात मान लेती हूँ, लेकिन ये तो बताइए कि आप ब्रिक्स में जाके करते क्या, आपने अपनी पोजीशन क्या बनाई है जिसके लिए लोग ये सोचें कि आपको ब्रिक्स में लाया जाए। ब्रिक्स में जाकर भी आपने अगर कश्मीर ही करना था तो वो तो आप बाहर बैठकर भी कर रहे हैं, और उसके बाद ना तो आप किसी कश्मीरी को अगर पूछें तो वो आपसे खुश नहीं है। आपने अभी देखा फारूक अब्दुल्ला साहब जो कि पहले बहुत ज्यादा पाकिस्तान का गाना गाया करते थे और कहते थे बात होनी चाहिए, तो वैसे वो बात ठीक करते थे, पाकिस्तान से बात तो होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कह दिया है कि कश्मीर जो है पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। अब जो लोग कश्मीर में रहते हैं, मेरा ख्याल है उनका फैसला ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए बजाय इसके कि हम यहाँ से बैठकर कोई बात करें। मगर पाकिस्तान के लिए मैं फिर वही कहूंगी, जो हमारे इससे पहले आर्मी चीफ जो रह चुके जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उन्होंने कहा था कि जी 10 साल के लिए 20 साल के लिए आप कश्मीर इशू को छोड़ दीजिए और सिर्फ अपनी इकोनॉमी के ऊपर ही फोकस किया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने उस तरफ जाने से इनकार किया। और ये उस वक्त की बात है जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे। तो जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो इमरान खान साहब ने इस बात से इनकार किया। ये कहा जाता है कि जी इमरान खान ने कहा कि नहीं, हम कश्मीर इशू को जो है वो साइड पे नहीं रख सकते और हमें कश्मीर पे ही बात करते रहनी है और उसके अलावा भारत से बात नहीं होगी। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो हालत है कि हम जिस तरह से परेशानी देख रहे हैं वो सभी के सामने है। नवाज शरीफ साहब ने भी कहा अभी रिसेंटली जो एससीओ मीटिंग में जो इंडियन मीडिया पाकिस्तान आया था उससे भी नवाज शरीफ साहब की यही बात हुई है कि जी उनको अफसोस है कि पाकिस्तान और भारत के टर्म्स आपस में बेहतर नहीं हो सके। उनका ये भी कहना था नवाज शरीफ साहब का कि जैसे वो हमेशा ही कहते हैं कि कारगिल को वो सपोर्ट नहीं करते। खैर कारगिल वॉर को नवाज शरीफ साहब तो क्या कोई भी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन साथ साथ मैं आपको जब नवाज शरीफ साहब की ही बात हुई है तो ये भी बता दूंगे नवाज शरीफ साहब जो है पहले दुबई गए और फिर दुबई से वो लंदन के लिए रवाना हो गए हैं। अब कहा यही जा रहा है कि वहां पर उनके कुछ मेडिकल चेकअप्स हैं जिसकी वजह से वो वहां गए हैं, लेकिन मुझे कोई ये भी बता रहा था कि एयरपोर्ट पे इमरान खान के सपोर्टर्स पहुंच गए दुबई भी और उसके साथ साथ लंदन भी, और वहां पर काफी हंगामा रहा है, काफी शोर मचाया गया है, उनके ऊपर आवाजें कसी गई हैं। मेरे ख्याल ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मरियम नवाज जो अक्सर दावे किया करती हैं कि जी हमने तो यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज जो हैं बहुत अच्छी कर ली हैं, यानी कि पंजाब में जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो बहुत अच्छी हो गई हैं कि अब तो केपी के और दूसरे कई इलाकों के लोग जो हैं वो पंजाब में ट्रीटमेंट के लिए आना पसंद करते हैं। उनसे मुझे ये पूछना था कि मैडम अगर ऐसा ही है तो आपके अब्बा जी किस लिए लंदन चले गए? अब्बा जी से भी कहना था ना कि यहीं पे ट्रीटमेंट करवा लें। लेकिन अगर आपको किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, आपके अब्बा जी को होती है, आपके चाचू यानी कि शहबाज शरीफ साहब या आपकी फैमिली के किसी भी मेंबर को, तो आप लोग लंदन या अमेरिका क्यों चले जाते हैं? आप लोग यहाँ पर क्यों मेडिकल फैसिलिटीज नहीं लेते? इमरान खान साहब भी आए जब प्राइम मिनिस्टर बनकर तो उन्होंने भी जी मेडिकल हॉस्पिटल और इस किस्म की चीजें, कभी मेडिकल यूनिवर्सिटी और
कॉलेज की बात की, लेकिन जो एक हेल्थ सेक्टर में जो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए उसको वो भी नहीं कर सके। अगर पाकिस्तान में कोई भी बीमार पड़ जाए तो वो कहते हैं जी हमें जीएचक्यू ले जाइए। जी हाँ, जीएचक्यू जो कि फौज के अंडर है, जो कि फौज का हॉस्पिटल है, वहां पे लोग जाना पसंद करते हैं। और बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि क्योंकि भाई लोग ने अपनी हर चीज को, चाहे वो स्कूल कॉलेज हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे वो मक्खन ही क्यों ना हो, या वो प्रोडक्ट्स जो ये बनाते हैं उसकी क्वालिटी इतनी बेहतर कर दी है और बाकी लोगों की इतनी खराब हो चुकी है क्वालिटी, काम की भी और चीजों की भी, प्रोडक्ट्स की भी, कि कोई लेना पसंद नहीं करता। ऐसा होना नहीं चाहिए किसी भी कंट्री में। और जो मेडिकल फैसिलिटीज की बात हम कर रहे हैं, तो आज फिर टीवी चैनल्स पे और कई जगह बताया जा रहा था कि पोलियो केसेस बढ़ते जा रहे हैं इस साल में, यानी साल खत्म होने जा रहा है, कुछ ही दिनों में नवंबर शुरू हो जाएगा और इस साल भी तकरीबन 40 के करीब पोलियो केसेस पाकिस्तान में निकले हैं। यानी अभी तक जो रिपोर्ट किए गए हैं, ऐसे भी बहुत से केसेस होंगे जो रिपोर्ट ही नहीं किए गए होंगे, और वो बच्चे बेचारे, मासूम बच्चे जो हैं, वो पूरी जिंदगी पैरालाइज होकर अपनी जिंदगी गुजारेंगे। ये वो कंट्री है कि जहां पर ये तो कहा जाता है कि जी हम बड़ी पीसफुल कंट्री है, हम तो सबके लिए बड़ा अच्छा सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर पोलियो वर्कर्स को गोली क्यों मारी जाती है? क्या कोई मुझे बता सकेगा कि वो पोलियो वर्कर्स जो बेचारे घर घर जाके बच्चों का पूछ के कि जी आपके घर में कोई बच्चा है जिसको पोलियो की ड्रॉप्स देनी हो, उनका पता करते हैं और वो ड्रॉप्स वहां तक पहुंचाते हैं, उन पोलियो वर्कर्स को पाकिस्तान में सालों से गोलियां मारी जा रही हैं। मगर इस बारे में ना तो कोई बात करता है, ना कोई इस चीज को सही करने की कोशिश करता है। 2-4 दिन अफसोस के होते हैं जो कि मीडिया भी कर देता है, बाकी लोग भी कर देते हैं, लेकिन उसके बाद इस इशू को हैंडल कैसे करना है, इस इशू को खत्म कैसे करना है और लोगों में ये अवेयरनेस कैसे लानी है कि पोलियो वर्कर्स आपके दुश्मन नहीं हैं, पोलियो वर्कर्स आपकी मदद के लिए हैं, आपके बच्चों को बचाने के लिए हैं, आपके बच्चों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हैं। ये बात न जाने हमारे लोग कब समझेंगे। यकीनन उसके लिए कोई वर्कशॉप होनी चाहिए, कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो जिससे कि लोगों में अवेयरनेस आए, वरना हमारे यहाँ तो यही चीज चलती आ रही है कि जी ये तो यहूदियों का बनाया हुआ है, इससे तो हमारे बच्चों को नुकसान हो जाएगा, और इसी किस्म की चीजें जो हैं वो पाकिस्तान में बात की जाती है। पाकिस्तान में पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ा इशू है जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता। अगर कोई टीवी कमर्शियल्स वगैरह 1-2 साल पहले चलाए गए थे तो 2 दिन में ही मुल्ला मौलवियों ने बंद करवा दिए कि जी ये तो बिल्कुल ही गलत है और जो रिलीजन है वो इसकी इजाजत नहीं देता, यानी रिलीजन इसकी इजाजत देता है कि आप बच्चे पे बच्चे पैदा किए जाएं और उसके बाद उन बच्चों को भीख मांगने के लिए या क्रिमिनल बनने के लिए आप बाहर छोड़ दें। ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन बहरहाल हमारे लोगों को कौन समझाए, इनकी अपनी एक सोच है और उसी को लेकर चलते हैं। और यही वजह है कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे नवाज शरीफ साहब आ जाएं, चाहे इमरान खान साहब आ जाएं या आसिफ अली जरदारी साहब, किसी की भी गवर्नमेंट आ जाए, इवन अगर भाई लोग आ जाएं, वो भी जितनी भी पब्लिक है उसको ना तो जॉब्स दे सकते हैं, ना हेल्थ सेक्टर में कुछ कर सकते हैं, ना एजुकेशन सेक्टर में कुछ किया जा सकता है। हाँ, एजुकेशन सेक्टर में हम ज्यादा से ज्यादा स्टैंडर्ड बेटर कर सकते हैं और जो बुक्स हैं जिसमें कि हेट स्पीच और इस किस्म की चीजें सिखाई जाती हैं उनको जरूर चेंज कर सकते हैं, लेकिन हर एक को ऐसी जगह मिल जाए या हर एक को एजुकेशन सेंटर में या स्कूल में एडमिशन मिल जाए, वो नहीं कर सकते। उसकी एक बहुत बड़ी रीजन जो है वो पॉपुलेशन है जो कि बहुत खौफनाक तरीके से पाकिस्तान में बढ़ती चली जा रही है और उस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा और कोई भी नहीं सोच रहा कि आखिर ये क्या हो रहा है और किस तरह से इसको रोका जाए। वरना जो लोगों के पास जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास जितना आटा है, जो हम अक्सर लोग ताने मारते हैं कि जी आप आटे की लाइन में लगे, तो जी आटे की लाइन हो या कुछ भी हो, वो देखकर आपको पता लग जाता है कि पाकिस्तान में जो लोग हैं उनकी गरीबी किस हाल पे है और लोगों की तादाद या लोग किस तादाद में बढ़ते चले जा रहे हैं। वो सब देखते हुए डेफिनेटली पाकिस्तान को इस तरफ सोचना होगा, पाकिस्तान के हुक्मरानों को इस तरफ देखना होगा कि कैसे जो है वो अपने जो बच्चे हैं, बच्चे घर में कम रखिए। और यानी कि बच्चे 2 ही अच्छे पहले बताया जाता था, लेकिन अब तो पता नहीं वो